डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान में आना, उसका मतलब ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर पीस आएगा। तो ये इतना बड़ा इवेंट जो है ये पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, कब एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले अगले चंद दिनों के अंदर अंदर ही कुछ मेजर डेवलपमेंट सामने आएंगे। जिसने भी दुनिया में अपनी पावर प्रोजेक्ट की है उसने मिडल ईस्ट को बड़ा करीब से देखा। मिडल ईस्ट के अंदर जो भी फैसले होते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं पूरी दुनिया को। आम आदमी को तो फर्क पड़ना शुरू हो गया है। वो आम आदमी ही है ना जो अब पहले अपना पासपोर्ट छुपा लेता था बाहर और अब वो पासपोर्ट फ्लॉन्ट करता हुआ जा रहा है। क्या ये फर्क नहीं है? आज किस मुल्क की ख्वाहिश नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान दुनिया की सेंट्रल स्टेज पे उस तरह वो हो, लेकिन क्या उसके पैसे, उसकी दौलत, उसके रिसोर्सेस उसको करवा सके, यहाँ पे ला सके? नहीं। ये एंड अप कैसे होगा और ये स्पेकुलेशन खत्म होंगी या नहीं होंगी? जब ट्रंप ने ईरान पे हमला किया था ना, और उस हमले के बाद ये कह रहे थे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है और क़यामत आने वाली है और जहाँ से आपने पॉडकास्ट दज्जाल आने वाला है और ये सब कुछ, तो मैं उस वक्त कह रहा था कि ट्रंप आने वाला है। तो मैं उस वक्त कह रहा था कि सीज फायर हो जाएगी। 88% चांसेस हैं कि जंग दोबारा नहीं होगी। हैविंग सेड दैट 12% चांसेस मौजूद हैं कि हो सकती है। शुरू अल्लाह के निनान में बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, एक वक्त था जब हमारे सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही थी। एक वक्त वो था जिस वक्त दज्जाल के ज़हूर की बात हो रही थी और इस किस्म की सारी चीज़ें हो रही थी। और एक आज ये वक्त है जब हर कोई ये डिस्कस कर रहा है कि दज्जाल तो आया नहीं आया और ट्रंप पाकिस्तान में कब आ रहे हैं। और हर किसी ने ये सोच रखा है कि यार ट्रंप जब आएंगे तो पाकिस्तान का किस तरह से पाकिस्तान के डायनामिक्स चेंज होंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस पे एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अहमद हसन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैंने बहुत लंबी तमहीद नहीं बांधी। आई वांट कि आप ये चीज़ें थोड़ा सा बताएं हमें। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब ये सारा कुछ हो गया, पाकिस्तान की प्लेट में अल्लाह ताला ने सारा कुछ ला के रख दिया, अब पाकिस्तान इसको कैश कैसे करवाए? अच्छा इरफान भाई, हमारा बहुत अरसे से एक प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान का, जिसमें बहुत सारे लोगों का कंसेंसस है कि 65 की जंग हमने बैटल्स ग्राउंड के ऊपर जीत ली, लेकिन हमारे में वो शायद कैपेबिलिटी का फुकदान था कि हम उस ग्राउंड विक्ट्री को ट्रांसलेट कर सकें दीगर चीज़ों में। बाद में भी अल्लाह ने हमें बड़े सक्सेस दिए, बड़ी खूबसूरती बहादुरी के साथ हमने ग्राउंड के ऊपर किया। तो वो एक जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये कमी रही है हमारे अंदर। लेकिन इस दफ़ा आपने मार्का हक देखा। मार्का हक देखने के बाद आपने देखा कि हमारी ग्राउंड सक्सेस को किस खूबसूरती के साथ हमारी लीडरशिप ने ट्रांसलेट किया फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में, और उसके रिपरकशंस आप देख रहे हैं। कौन सा दिन ऐसा है पिछले 365 डेज में कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान डिस्कस नहीं हो रहा पूरी दुनिया में। तो वो जो हमारी एक वीकनेस थी, अल्लाह के फजल से हमने उसको भी ख़त्म किया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके ऊपर मज़ीद बिल्डअप कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो जहाँ तक इसको कैश करवाने की बात है ना, जो It's a cheap word, but you know नहीं, आई नो मीडिया के ऊपर यही चल रहा है। आई नो इट्स आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, इट्स अ cheap word, लेकिन लोग ये बात कर रहे हैं, लिहाजा मजबूरी है इस बारे में कि वो चीजें सक्सेस ट्रिकल डाउन होगी। क्या मुझे फर्क पड़ेगा? मुझे से मुराद के आम आदमी को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आम आदमी को तो फर्क पड़ना शुरू हो गया है। वो आम आदमी है ना जो अब पहले अपना पासपोर्ट छुपा लेता था बाहर और अब वो पासपोर्ट फ्लॉन्ट करता हुआ जा रहा है। क्या ये फर्क नहीं है? मुझे बताएं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ पीआर जो है आपने पिछले एक हफ्ते के अंदर की है। वही पाकिस्तान है जिसके बारे में अगर कोई बाहर का इन्फ्लुएंसर ये कैंपेन चला रहा है कि मुझे पाकिस्तान की नेशनैलिटी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली क्या बिजनेस नहीं उसी तरीके से आएगा पाकिस्तान में? सो ऑलरेडी इसको हमने इसका आउटकम तो हमने रीप करना शुरू कर दिया है। लेकिन बात ये है इरफान भाई, जो इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल सिस्टम में पूरी दुनिया के अंदर बहुत ताकतवर एक्टर्स, प्लेयर्स मौजूद हैं, ममालिक मौजूद हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं पाकिस्तान से। एक्टर्स मौजूद हैं, एक एक बंदे के पास पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा पैसे हैं। आज किस मुल्क की, हमारे से कितनी बड़ी इकोनॉमी हम इंडिया को कहते हैं, आज किस मुल्क की ख्वाहिश नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान दुनिया की सेंट्रल स्टेज पे उस तरह वो हो, लेकिन क्या उसके पैसे, उसकी दौलत, उसके रिसोर्सेस उसको करवा सके, यहाँ पे ला सके? नहीं। द हाइपोथेसिस, उसका कंक्लूजन ये है
कि कुछ चीज़ें इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसी होती हैं जिनको आप पैसों का लेंस लगा के देख ही नहीं सकते। वो बियॉन्ड उसके होती हैं, वो आपकी पोजीशन को ऐसे कर देती हैं कि आप सेंट्रल स्टेज पे आ जाते हैं, और ये जो सारे इकोनॉमिक और ये सारी चीज़ें होती हैं फिर बहुत सेकेंडरी हो जाती हैं, बहुत सेकेंडरी हो जाती हैं। आप एक्सेलेंस पे इस हद तक चले जाते हैं आगे कि जो फिर बाकी सारे इकोनॉमिक गेन्स और वो सारी चीज़ें होती है वो ऑटोमेटिकली आती। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ना आए, लेकिन क्या एज अ पाकिस्तानी हमारा फोकस उन पे होना चाहिए? नहीं, अल्लाह ने हमें उससे बहुत बड़ी चीजें बहुत आगे लेके बाकी चीजें इंशाल्लाह दिल फॉल इन लाइन, और वो सारे जो मामलात हैं इकोनॉमिक और इसको कैश करना जिसको आपने कहा, वो चीजें चलती रहेंगी साथ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो चीज है ये यूनिक है। वो इकबाल का एक और आज इकबाल बहुत है, जिनका अमल है बेगर्ज उनकी जजा कुछ और है। ठीक है, तो ये जो कुछ और है, तो ये जो हमें मिल रहा है अल्लाह के फजल से, पूरी दुनिया में जो इज्जत मिल रही है वो बेगर्ज जो अमल है ये उसकी जजा है, और इसका इम्पैक्ट और है। बिल्कुल ठीक है। स्पेकुलेशंस बढ़ती जा रही हैं, जब तक कि ये दोनों फरीक आके इस्लामाबाद में ऑटोग्राफ एक दूसरे को दे नहीं देंगे तब तक जो है वो रौला पड़ा रहेगा मार्केट में। इस वक्त भी रौला यही है कि कभी स्टेट ऑफ हार्मोस बंद हो रहा है, कभी खुल रहा है, कभी ट्रंप का कोई ट्वीट आ जाता है, कभी ये लोग यहाँ से कहते हैं कि जी मिसट्रीट किया हमें। चीज़ें अभी तक चल रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये एंड अप कैसे होगा और ये स्पेकुलेशन खत्म होंगी या नहीं होंगी? इरफान अब मैं इसमें ये कहूँगा कि क्या am I the right man to answer this, because there is an example I'm gonna say कि जब ट्रंप ने ईरान पे हमला किया था ना, और उस हमले के बाद ये कह रहे थे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है और क़यामत आने वाली है और जहाँ से आपने पॉडकास्ट दज्जाल आने वाला है और ये सब कुछ, तो मैं उस वक्त कह रहा था कि ट्रंप आने वाला है, तो मैं उस वक्त कह रहा था कि सीज फायर हो जाएगी। तो मुझे लोग ना घूरते थे कि ये क्या बात कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, ये क्यों हमें कह रहा है कि डरो नहीं। ठीक, सो देखें, मेरे लिए रैशनैलिटी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, लॉजिक बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। अल्लाह ताला ने अकल दी है, इस्तेमाल करने के लिए दी है ना। तो इमोशन से, जज्बात से ना स्ट्रेटजी कभी डिजाइन हुई है ना कभी होगी। मुझे उस वक्त भी लग रहा था कि सीज फायर की तरफ चीजें जाएंगी। अभी भी जो ग्राउंड पे आपको लगता है कि ये दोबारा जंग लड़ेंगे, लड़ते चले जाएंगे और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ये जंग ले लेगी और आग लगेगी? मुझे लगता है कि इसके चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम है। ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि एक दफा मिसाल के तौर पे 2 फरीकैन उन्होंने जब जंग लड़ी, जंग लड़ने के बाद सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद दोबारा वापस जंग लड़ने के चांसेस अगर आप पिछले 100 साल का डेटा देखें तो वो 12% है। और ना वो इंटेंसिटी रहती है, ना वो इंटेंसिटी, तो झड़पें होती हैं और वही होती हैं। 88% चांसेस हैं कि जंग दोबारा नहीं हो। हैविंग सेड दैट, 12% चांसेस मौजूद हैं कि हो सकती है। सो रियलिस्टिक अप्रोच है, यस इट कुड बी डन, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि नहीं होगी। हाँ, मीडिया आपको बहुत सारी चीजें ऐसे दिखाता है कि जिसके थ्रू आपको ज्यादा व्यूज आए। व्यूज आपको किस चीज के आते हैं? हमेशा से जंग के, वॉर के, सनसनी के। इसको डूम स्क्रोलिंग कहते हैं। वो सारी एक साइंस है, एड्रेनलिन, कोर्टिसोल आपके बॉडी का रिलीज होता है, आप बार बार देखना शुरू कर देते हैं। दे नीड अ फ्रेंजी, मीडिया नीड्स अ फ्रेंजी, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू फीड इट विद फ्रेंड्स, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह खैर करे, ऑल्दो रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि चांसेस ज्यादा इस बात के हैं कि सुलह होगी, सीज फायर की तरफ बात जाएगी। क्या ये प्रोसेस ऐसे हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। There are multiple layers, as I explained earlier. There are multiple layers, multiple contours, multiple complexities, and level of complexities वो भी बहुत different है। So it will take time. It will not going to be an easy process. यूरेनियम भी है, सारा कुछ है, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं उसमें। हाँ, लेकिन chances of an all-out war again, which could turn into a regional and then a global war, are very rare, but they are there, yes. लेकिन ज्यादातर chances ये हैं कि some sort of face saving के साथ एक framework for peace will be met, hopefully, within the next few days. अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान बारिक करे, अल्लाह करे कि ये सारा कुछ जो है पाकिस्तान के हक में भी, पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर और दुनिया के लिए भी, इंसानियत के लिए बेहतर। बिल्कुल सही। इस वक्त जो सारा एक पूरा एक प्लेटफॉर्म पूरा एक खिंचा हुआ है दुनिया का, पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? बहुत शुक्रिया इरफान भाई। देखिए, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त टू पुट इट शॉर्टली सेंटर पे स्टेज कर रहा है अपने आप को।
दुनिया में आप जो जो रीशेपिंग ऑफ द वर्ल्ड देख रहे हैं, जो रीशेपिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं, जो रीड्राइंग ऑफ सिक्योरिटी अपैरेटस देख रहे हैं, जो पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस वक्त चेंज हो रहा है, दुनिया में जिस भी तरह की तब्दीलियां इस वक्त आ रही हैं जो कि डिसाइड करेंगी कि आने वाले 100 साल या 200 साल दुनिया आगे कैसे चलेगी, पाकिस्तान उसके सेंटर के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान सिर्फ उससे इफ़ेक्ट नहीं होगा, पाकिस्तान शेप करेगा, और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो पाकिस्तान डिटर्मिन भी करेगा कि वो सिस्टम इंशाल्लाह किस तरीके से चल रहा है। जैसे आपने भी डोनाल्ड ट्रंप की बात की, सो डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान में आना हमें लग रहा है, पाकिस्तान के अंदर वी आर डिस्कसिंग कि जी डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहा है और वो मीम्स और वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन एज एन इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में आना, ही विल कम टू पाकिस्तान, उसका मतलब ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर पीस आएगा। मिडल ईस्ट के अंदर पीस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जंग रुक जाए, इसका मतलब ये है कि जो ईरान ने कहा था मुझे सस्टेनेबल पीस चाहिए, वो सस्टेनेबल पीस जो है वो कायम होगा। वो सस्टेनेबल पीस कैसे कायम होगा कि पूरे जीसीसी कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी उस सिक्योरिटी अपैरेटस में जो पिछली 8 दिहाइयों से राइज है। सो डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान में आना इज गोइंग टू गारंटी अ लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जो कि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर और फिर रीजन और फिर उसके बाद जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसको शेप करेंगी। और अगेन इन सारी चेंजेस के बिल्कुल दरमियान में इस्लामाबाद है, पाकिस्तान। अरे अल्लाह अकबर। तो आप कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रंप का पाकिस्तान में आना? इट्स नॉट जस्ट ट्रंप, एक ऐसा मुल्क जो कोई 47 ईयर्स से एक दूसरे मुल्क के खिलाफ था और आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो सैंक्शंस और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रही थी, और वो एक मौका सिर्फ ये नहीं होगा सिर्फ ट्रंप आ रहे हैं, वो मौका होगा कि ऑब्वियसली उनके भी ईरान के भी सदर आएंगे और जो दोनों आमने सामने बैठेंगे और जो ट्रीटी साइन होगी व्हाटएवर जो भी साइन होगा वो तो हम देखेंगे। तो ये इतना बड़ा इवेंट जो है ये पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, कब एक्सपेक्टेशन है? देखें, इस पर मैं स्पेकुलेट नहीं करूँगा, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कहा था कि वो अगर कुछ चीज़ें फाइनलाइज होती हैं सो ही विल बी विजिटिंग पाकिस्तान। सो आप देखें सीज़ फायर की जो टाइमिंग है, फिर उसके बाद ईरान के साथ जो हमारे मामला जो निगोसिएशंस बातचीत, अभी आपने देखा हार्मोज ओपन हो गया, उससे तकरीबन 18 घंटे पहले लेबनान में सीज़ फायर अचीव हो गया। तो ऐसा लगता नहीं है कि ज़्यादा दूर है ये जो निगोसिएशंस या इनका जो पीस निगोसिएशन टॉक्स चल रही हैं उनका फाइनल राउंड, जिसमें एक सस्टेनेबल फ्रेमवर्क की तरफ हम जाएंगे, पीस का, सस्टेनेबल पीस का मिडल ईस्ट के अंदर, आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा दूर है। कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन जो साइंस और इंडिकेशंस हैं उनको एग्जामिन करने के बाद आपको नजर आता है कि आने वाले अगले चंद दिनों के अंदर अंदर ही कुछ मेजर डेवलपमेंट सामने आएंगे। एक बहुत बड़ा और भी चेंज था, वो ये था कि हमारे चीफ साहब जो हैं वो गए ईरान में और वॉर जोन में जाके, और एक दिन नहीं कुछ दिन वहाँ पे रह के आए, सिर्फ अप एंड डाउन नहीं किया उन्होंने, 21 घंटे सिर्फ नहीं गुजारे, बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा। और जिस जगह पे गए वो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप एक्सप्लेन करें कि ये डेयर जो है ये किसी और मुल्क के किसी इंसान ने नहीं किया है। और इस दौरान जब सारी चीज़ें हो रही थी तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे और जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो किन किन रूट्स पे थे, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे किन किन रूट्स पे थे, ये एकदम ये सारा कुछ जो हो रहा था इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी। देखें, जो मिडल ईस्ट है उसके बारे में ब्रिजेंस्की ने एक किताब लिखी, द ग्रैंड चेस बोर्ड। तो ब्रिजेंस्की ये कहता था कि ये यूरेशिया है, और ही प्रेजेंटेड अ थ्योरी हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क के साथ कि जिस भी कौम ने दुनिया पे हुकूमत की है या अपनी पावर प्रोजेक्ट की है ग्लोबली, उसने इन वन फॉर्म और अनदर उसने कोई ना कोई इन्फ्लुएंस एक्सर्ट किया है मिडिल ईस्ट के ऊपर, यूरेशियन रीजन के ऊपर। यू स्टार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, पीछे अलेक्जेंडर का आप चले जाएं, आप उसके बाद ये यूएस की अभी आप बात कर लें, आप सोवियत यूनियन की बात कर लें, आप ऑटोमन्स की बात कर लें, आप मंगोल्स की बात कर लें, जिसने भी दुनिया में अपनी पावर प्रोजेक्ट की है उसने मिडिल ईस्ट को बड़ा करीब से देखा। मिडिल ईस्ट के अंदर पूरी दुनिया का स्टेक शामिल है। देयर इज अ रीजन व्हाई मिडिल ईस्ट इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन ना। सारी तहजीबें यहीं से पनपी हैं, यहीं से पैदा हुई हैं। सो मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी फैसले होते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं पूरी दुनिया को। सो अब जो मिडिल ईस्ट के अंदर ये बात हो रही, जैसा मैं अक्सर बात करता हूँ
जो इंटरव्यूज वगैरह में भी कि ये सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, जंग रुकने की बात नहीं है। जब ईरान कहता है कि सस्टेनेबल पीस चाहिए तो वो कहता है मिडल ईस्ट का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तब्दील हो। तो जब मिडल ईस्ट का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तब्दील होगा तो वो फिर एक या दो प्लेयर्स का काम नहीं है, वो मल्टीपल प्लेयर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कुछ सामने आते हैं, फ्रंट के ऊपर आके खेलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यूएस है, बिल्कुल फोर फ्रंट पे आपको नजर आ रहा है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनका स्टेक बहुत ज्यादा होता है, हिस्टोरिकल स्टेक, अब कई हजार साल पुराना स्टेक है चाइना का मिडल ईस्ट के अंदर, द सिल्क रोड और वो सारा। लेकिन आपको वो सामने आके खेलता हुआ नजर नहीं आएगा, वो बैकग्राउंड्स के अंदर आपको नजर आएगा, फ्रंट लाइनर नहीं है। जीसीसी कंट्रीज, बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक ममालिक मौजूद हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट होंगे मिडल ईस्ट के अंदर वाली इक्वेशन से, जो अभी होने वाली है, जो भी हालात, जो भी तब्दीली आएगी अच्छी या बुरी, उसके लिए वो इफेक्ट होते हैं। पाकिस्तान आपके सामने के किस तरीके का पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, आपका जो बिल्कुल बैकग्राउंड में गया हुआ दुश्मन है, जो किसी वजह से अपनी वजह से बैकग्राउंड में नहीं, ही हैज बीन पुश्ड इन ऑब्लिवियन, इंडिया आइसोलेटेड, उसका बहुत ज्यादा स्टेक है, इसराइल का बहुत ज्यादा स्टेक है, यूएस का मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा, रशिया का बहुत ज्यादा स्टेक है, और मल्टीपल डोमेन्स के अंदर स्टेक है। सो जब आप यहाँ पे किसी फ्रेमवर्क को मीट कर रहे होते हैं ना, तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड काम है, देयर आर सो मेनी लेयर्स कि इसको सिर्फ समझना ही बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान भी है जी, अफगानिस्तान भी बिल्कुल है। तो इस इतनी ज्यादा लेयर्स हैं कि इनको समझना ही बहुत मुश्किल है। चे जाए कि इसको आपने, हर मुल्क इसी वजह से अपनी इंटेलिजेंस के अंदर एक स्पेशल मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट रखता है। यूएस की इंटेलिजेंस जब ऑपरेट कर रही थी मिडिल ईस्ट के अंदर में, तो देयर वाज मिडिल ईस्ट के ऊपर एक्सपर्ट्स हैं, मिडिल ईस्ट के ऊपर पीएचडीज होती हैं, और पीएचडी स्कॉलर भी कहते हैं कि मेरी सिर्फ ये लिमिटेशन है, आगे पीछे जो हो रहा है मुझे नहीं पता कहाँ पे शिया क्या कर रहे हैं, कहाँ पे सुन्नी क्या कर रहे हैं, डिवाइड्स इतने ज्यादा इन्होंने बनाए हुए सारे। सो जब पाकिस्तान ये जिम्मेदारी अदा करे, ये कोई हरकुलियन टास्क जिसको कह सकते हैं, बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा टास्क है, और ये अल्लाह के फजल के बगैर पॉसिबल नहीं है। और जिस तरीके से, तो पाकिस्तान की जो आपने बात किया कि विजिट्स हो रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो गए अलग जा रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया और वो ट्रिप कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट इस सारी इक्वेशन और सिचुएशन के अंदर जो, और सबसे करेजियस भी मैं उसे कहूँगा, वो आर्मी चीफ का, फील्ड मार्शल का, सीडीएफ का विजिट था ईरान का। और इट इज नॉट जस्ट अबाउट जियोपॉलिटिक्स, ये पर्सनल जो दलेरी आपके अंदर होती है, जो आपके डीएनए में शामिल होती है, ये उसकी एक रिफ्लेक्शन थी। मतलब आपने देखा है कि वो वहां पे गए हैं, और जिस तरीके से इसराइल ने देखिए, इसराइल ऑपरेट करता है परसेप्शन के ऊपर। उन्होंने परसेप्शन बनाया कि हम इनविंसिबल हैं, ठीक है, वो आपसे पहले तक उनका परसेप्शन था कि आप इसराइल को, उन्होंने परसेप्शन बनाया हम दुनिया को कंट्रोल, हवा क्रिएट किया। जो डिस्पेंजा, मैं आपके व्यूअर्स को कहूंगा इसको जरूर पढ़िएगा, एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उसने बहुत काम किया परसेप्शन के ऊपर कि माइंड बिलीव्स इन द बॉडी कंसीव्स, और वो एक उसने अपनी उसकी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी थी जो उसने सिर्फ थॉट्स से उसको ट्रीट किया, और उसने साइंटिफिकली प्रूव किया कि मैंने ऐसे ऐसे किया। इतना ताकतवर होता है आपका दिमाग, इतना ताकतवर होती है आपकी सोच। सो ये इसराइलीज दे क्रिएटेड अ परसेप्शन, हम दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। मुसलमान मुल्क का हर रूलर हमारी जेब में, हमने हर को खरीदा हुआ है। मुसलमान दुनिया के हर आलम को हमने खरीदा। होता क्या है, जब आप ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं तो फिर पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर होपलेसनेस फैलती है। कहते हैं हमने क्या करना है काम, हमारे लीडर्स तो बिके हुए, हमारे उलमा तो बिके हुए, हमारे बड़े तो बिके हुए, सब तो इसराइल की गोद में। एक नैरेटिव हो जाए होपलेसनेस। क्यों कुरान में कहा गया कि मायूसी कुफ्र है? सो ये मायूसी क्रिएट करते हैं, ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं। आप हमें तबाह नहीं कर सकते। हम दुनिया, हालांकि आप दुनिया की तारीख निकाल के देखें, पिछले 1400 साल की मुसलमानों की तारीख निकाल के देखें, 70-80 साल हुए हैं कि इतने पावरफुल हुए। बिल्कुल सही। वरना तो खैबर से लेके अब तक मुसलमान इनके साथ किस तरीके, मुसलमान कैसे, और कैसे इनको ट्रीट करते थे, इनको इनकी औकात में रखते थे। सो इन्होंने ये परसेप्शन क्रिएट किया कि हम मरवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम तबाह कर देंगे। और वो परसेप्शन जो है इनका, इसराइल इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट ड्रॉज इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम इंफॉर्मेशन डोमेन। इंफॉर्मेशन डोमेन, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है सारे का सारा। वो जो क्रिएट करते हैं अपने वजूद के लिए, अमेरिका से पैसे लेने के लिए, फौजें लेने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस मिडिल ईस्ट के अंदर रखने के लिए, दुनिया के ऊपर अपना फॉरेन पॉलिसी जनरेट करने के लिए, अपनी मिलिट्री को जस्टिफाई करने, हर चीज के लिए
इनके पास सिर्फ इन्फो ऑप्स होते हैं, इंफॉर्मेशन डोमेन के अंदर ऑपरेशंस करते हैं। And that's all about it. दैट्स ऑल। वो सारी परसेप्शन जो है उसी के थ्रू ये ऑपरेट करते हैं। तो इन्होंने परसेप्शन क्रिएट किया। ईरान के अंदर शहादतों पे शहादतें, कासिम सुलेमानी से शुरू हुए, उसके बाद फखरीजादे से लेकर फिर इस्माइल हानिया कहाँ तक, और अब इन्होंने सुप्रीम लीडर की शहादत तक। दे क्रिएटेड अ परसेप्शन, और उसमें बाकायदा इन्होंने फिजिकल इन्वेस्टमेंट की कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसका हम ये हाल करेंगे। और इस इंफॉर्मेशन डोमेन के अंदर पाकिस्तान का आर्मी चीफ ड्यूरिंग वॉर ईरान जाता है नेगोशिएशंस, बातचीत, टॉक्स के लिए। And he stays there. He does not only, सिर्फ वहां पे he was not only staying there, रोड के ऊपर आता है। हाँ, रोड के ऊपर आता है, ठीक है। और साथ अपने फॉरेन मिनिस्टर को लेके, और फिर जब बॉडी पोजीशन को आप मॉनिटर करें, जो एक्सपर्ट्स हैं, एक रत्ती बराबर आपको खौफ नजर नहीं आएगा, चेहरे पे मुस्कुराहट है, बिल्कुल सही, और वो भी नेचुरल। और उन लोगों से जाके मिलता है जो लोग मोस्ट वांटेड हैं बाकी दूसरी साइड के लिए, तो इसराइल के लिए, और ये वॉर जाते हैं और दलेरी के साथ। ठीक है। सो ये हिस्टोरिक इवेंट था। मतलब आपने खुद देखा कि जंग और सीज फायर और सारी चीजों की सारी लाइमलाइट जो थी वो चीफ के विजिट पे चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि ये एक हिस्टोरिक चीज थी। विदाउट ओवर्ट कॉन्फ्रंटेशन आपने जो सालों का इसराइल का प्रोपेगेंडा, सालों का उनके इन्फो ऑप्स, सालों की उनकी परसेप्शन, और ये सिर्फ इन्फो ऑप्स वो नहीं है जो मीडिया तक रहते हैं, वो अपनी जो फिजिकल काइनेटिक इम्पेटस है वो इन्हीं इन्फो ऑप्स से वो करते हैं, और उसको जाके ब्रेक डाउन करना, दिस इज बिग। ठीक है, ये दिस इज ह्यूज, एग्जैक्टली। सो ये माशाल्लाह, और ये पॉसिबल, अगेन आई वुड से कि ये अल्लाह के फजल के बगैर पॉसिबल नहीं है। बड़ी खास चीजें हैं जो इवेंट्स जिस तरीके से हो रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ईरान के डेलीगेशन को एस्कॉर्ट किया वापस, ठीक है, ईरान के अंदर से, तो ये अल्लाह का खास फजल है इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर, हम सब के ऊपर, कि ये इस तरीके से चीजें जो है वो पोजीशन कर रही हैं।